आर्सेनल ने अपना एक और प्री सीजन का गेम जीत लिया है। तो आज आर्सेनल का मैच ऑरलैंडो सिटी के अगेंस्ट था, जो कि एक एमएलएस की टीम है। तो आर्सेनल ने उस गेम को 3-1 से जीत लिया है। तो इसमें अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि एक प्री सीजन का गेम है, तो हम ज्यादा ओवरहाइप नहीं हो सकते इस गेम की विन के बाद। प्री सीजन हमें पता ही है, ज्यादातर टीम ट्राई कर रही होती है कि वो किस टाइप से खेलेंगी, किस फॉर्मेशंस में खेलेंगी, किन नई टैक्टिक्स का यूज करेंगी, किन नए प्लेयर्स का यूज करेंगी। तो प्री सीजन बस एक तरीके से प्रैक्टिस मैचेस हैं, फ्रेंडली मैचेस हैं। तो इन पर बेस्ड हम कोई डिसीजन नहीं बना सकते या हाइपोथेसिस नहीं बना सकते कि आगे जाके सीजन में टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। उसके साथ साथ ओरलैंडो सिटी एक एमएलएस साइड है, तो अब हमें डिफरेंस पता ही है कि एक एमएलएस साइड और एक प्रीमियर लीग साइड में क्वालिटी का डिफरेंस डेफिनेटली है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। एमएलएस साइड्स आर इंप्रूविंग, बट स्टिल मेरे ख्याल से अभी वो यूरोपियन टॉप 5 लीग्स की स्टैंडर्ड पे अभी नहीं है। तो उस विन से भी हम ये टेक अवे नहीं कर सकते कि भाई हम बड़ी टीम्स को हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट स्टिल जो एमएलएस साइड्स हैं अभी वो अपने सीजन में चल रही हैं। उनका सीजन अभी चल रहा है, उनका सीजन नवंबर दिसंबर में खत्म होता है। तो अभी एक चीज है कि वो सारी टीम्स अपनी टॉप फिटनेस पे हैं, उन सारी टीम्स का कोहिजन आपस में टॉप लेवल का है, तो वो कंपटीशन अच्छा दे सकती हैं किसी भी साइड को। तो इससे एक अच्छा कंपटीशन जरूर मिलता है हमारी टीम को, बिकॉज वो एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रही हैं जो अभी अपने लीग के मैचेस खेल ही रही हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं है कि वो कहीं ब्रेक से आ रहे हैं या उन्हें अभी प्रैक्टिस की जरूरत है या अभी उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। वो टीम्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, तो वो एक अच्छा कंपटीशन दे सकती हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। तो अगर सबसे पहले हम स्टार्टिंग लाइनअप डिस्कस करें तो काफी जगह पे 4-2-3-1 वाला फॉर्मेशन दिखा रहे थे, बट जहां तक मेरे को मैच देख के फर्स्ट हाफ पता चला कि आर्सेनल मोस्ट प्रोबेबली वर प्लेइंग इन अ 4-3-3। तो गोलकीपिंग में तो एरन रैम्सडेल ही थे, लेफ्ट बैक पे नूनो टावरेस थे, सेंटर बैक पेयरिंग थी हमारी पाब्लो मारी और रॉब होल्डिंग की, और राइट बैक पे थे सेड्रिक। जो 4-3-3 में हमारे 3 मिडफील्डर थे, मेरे ख्याल से लोन 6 के रोल में खेल रहे थे मोहम्मद एलनेनी, लेफ्ट 8 के रोल में खेल रहे थे सांबी लोकोंगा, और राइट 8 के रोल में खेल रहे थे मेटलैंड नाइल्स। और साथ साथ हमारे जो टॉप 3 थे वो थे लेफ्ट विंग पर मार्टिनेली, राइट विंग पे निकोलस पेपे, और सेंटर फॉरवर्ड थे हमारे एडी एनकेटिया। तो फर्स्ट हाफ बताऊं तो काफी बोरिंग लगा, बोरिंग इन द सेंस कि आर्सेनल की परफॉर्मेंस काफी बेकार थी। कुछ ना ऐसा लग नहीं रहा था, स्पार्क नहीं लग रही थी टीम में, कुछ कोहिजन नहीं लग रहा था, बिल्कुल फ्लूइड मूवमेंट नहीं थी टीम की। बहुत पुअर परफॉर्मेंस बोल सकता हूं। जैसा हमने बाकी मैचेस में भी देखा, नूरनबर्ग के अगेंस्ट भी सेम था कि फर्स्ट हाफ में जब बी टीम खेल रही थी एक तरीके से, जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारी स्टार्टिंग 11 में शायद ना रहे, वो जब खेल रहे थे तो हमारी परफॉर्मेंस काफी बेकार लग रही थी। उसके बाद जब हमारे फर्स्ट 11 के प्लेयर्स आए तो हमारी परफॉर्मेंस एलिवेट हो गई। सेम हुआ एवर्टन के अगेंस्ट, जहां पे फर्स्ट हाफ में हमारी बेस्ट 11 खेल रही थी और सेकंड हाफ में हमारे फ्रिंज प्लेयर और सब्सटीट्यूट प्लेयर आए थे, तो उनकी परफॉर्मेंस वहां पे भी बहुत बड़ा गैप दिख रहा था। तो सेम यहां पर भी हुआ कि फर्स्ट हाफ में जब हमारे सब्सटीट्यूट प्लेयर्स या फ्रिंज प्लेयर या जो स्क्वाड प्लेयर्स बोल सकते हैं, जब वो खेल रहे थे तो बहुत क्वालिटी कम दिख रही थी हमारी स्क्वाड की। और जब सेकंड हाफ में हमारे मेन 11 आई तो बहुत बड़ा गैप लग रहा था दोनों टीम्स की क्वालिटी में। स्टिल फर्स्ट हाफ में आर्सेनल ने 1-1 पे उन्हें रोक लिया। पहला गोल आया गैब्रियल मार्टिनेली की तरफ से, एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन था, एक वो कर्लर मारने की कोशिश कर रहे थे जो कि ऑरलैंडो सिटी के ही एक प्लेयर से उनके बैक से डिफ्लेक्ट होकर वो गोल में चली गई। आर्सेनल ने अपना पहला गोल वहां पे स्कोर किया। उसके बाद बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिली ओवरऑल आर्सेनल को। सांबी लोकोंगा मेरे को काफी अच्छे लगे 8 वाले रोल में, लेफ्ट 8 के रोल में। लोन 6 में उन्हें 1-2 बार आर्सेनल ने ट्राई किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो फिजिकली उतने रेडी नहीं है और उनकी अवेयरनेस भी मेरे ख्याल से अभी इस लेवल पे नहीं है कि वो लोन 6 वाले रोल में अकेले खेल सकें। उसके साथ साथ एलनेनी वॉज डिसेंट इन माई ओपिनियन। मेटलैंड नाइल्स तो ऐसा लग रहे थे कि भाई मजबूरी में खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें आर्सेनल को जल्दी मूव ऑन कर देना चाहिए। उसके साथ साथ निकोलस पेपे ऑन द राइट हैंड साइड, अगेन उनका जो सेम इशू आता है हमेशा कि वो पूरी जो आर्सेनल की वेवलेंथ है उस पर मेरे ख्याल से अभी सूट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वेवलेंथ पे मिकेल आर्टेटा अपनी टीम को खिलाना चाहते हैं। जो फास्ट पेस आर्सेनल गेम खेलना चाहती है उस पर सूट नहीं करते। मेरे ख्याल से एक अच्छे प्लेयर हैं, बट आर्सेनल को उन्हें भी मूव ऑन कर देना चाहिए, बिकॉज वो जो थोड़ा एक्स्ट्रा सेकंड्स लेते हैं अपने शॉट लेने में, जो वो क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं, वो मेरे ख्याल से आर्सेनल की इस साइड में सूट नहीं हो पा रहा है। एडी एनकेटिया भी फर्स्ट हाफ में उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था वो कट ऑफ थे पूरी टीम से, उनको सप्लाईज नहीं मिल रही थी। जब वो गैब्रियल जेसूस के साथ बाद में आए तो उनकी परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो गई थी। मार्टिनेली लेफ्ट विंग पे इकलौते ऐसे आउटलेट दिख रहे थे जिनसे हमें कुछ
अच्छा आउटपुट दिखने की कोशिश थी और उन्होंने ही वो एक गोल स्कोर भी किया। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी डिफेंसिव लाइन तो काफी वीक थी। लाइक नूनो टवारेस पता नहीं क्या कर रहे थे, ही वॉज आउट ऑफ पोजीशन, जैसा वो काफी बार रहते भी हैं। उसके साथ साथ वो पता नहीं शॉट्स क्यों लेते हैं इतने, मतलब जहां पे अच्छा खासा चांस होता है एक क्रॉस डालने का या किसी और प्लेयर को पास कर देने का, वो उन पोजीशन से पता नहीं सेकंड टीयर शॉट्स क्यों ले लेते हैं। इसकी वजह से उनकी काफी आलोचनाएं होती हैं कि भाई तुम ऐसे फालतू शॉट्स क्यों ले रहे हो। उसके साथ साथ पाब्लो मैरी की तो वैसी ही परफॉर्मेंस थी जो उनकी वीकनेस हमें हमेशा लगती है, वो काफी स्लो रहते हैं। उसके साथ साथ पोजिशनल अवेयरनेस भी नहीं रहती। जो गोल हुआ उसमें पता नहीं वो क्या कर रहे थे, लाइक अपने आप को ऐसे बड़ा बना के बॉल के सामने लाने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने। से नूनो टवारेस भी पता नहीं उनमें क्या गले लगने की कोशिश कर रहे थे। लाइक नूनो टवारेस उन्हें आराम से ओवरकम कर गए थे जब वो रन पीछे भगा रहे थे, पर पता नहीं कैसे उन्हें रोक नहीं पाए। जबकि आप उनसे फिजिकली बड़े भी हो, आराम से आप उन्हें पुश कर सकते थे, तब भी उन्हें पता नहीं कैसे नहीं रोक पाए नूनो टवारेस। रॉब होल्डिंग वॉज डिसेंट इन माई ओपिनियन। वही उन मतलब एक बेकार सेंटर बैक के साथ जब रॉब होल्डिंग खेलते हैं तो उनकी भी कमियां और उभर के आती हैं। सेड्रिक वॉज जैसा वो हमेशा खेलते हैं वैसे ही थे, कुछ खास उनसे कंप्लेंट्स नहीं है मेरे को फर्स्ट हाफ के लेके। सेकेंड हाफ में आर्सेनल ने काफी चेंजेस किए। लाइक राइट बैक पे बेन वाइट आ गए थे, सेंटर बैक में गैब्रियल आ गए थे पाब्लो मरी की जगह, गोलकीपिंग में मैट टर्नर आ गए थे, ओडेगार्ड आ गए थे मेटलैंड नाइल्स की जगह, और गैब्रियल जेसूस आ गए थे मार्टिनेली की जगह। तो तब भी आर्सेनल ने अपना सेम 4-3-3 खेला था, बस एंकेटिया लेफ्ट पर चले गए थे। उसके बाद आर्सेनल ने 68 मिनट पे और भी चेंजेस किए। लाइक सलीबा आ गए सेंटर बैक में रॉब होल्डिंग की जगह, जाका आ गए सांबी लोकोंगा की जगह, और पार्टे आ गए एलनेनी की जगह। तो फिर एक तरीके से बाद में आर्सेनल की बिल्कुल फर्स्ट टीम आ गई थी, एक्सेप्ट फॉर दी फुल बैक्स। लाइक बेन वाइट वहां पे मेकशिफ्ट फुल बैक खेल रहे थे और लेफ्ट बैक पे नूनो टवारेस ही खेल रहे थे, और राइट विंग पे निकलस पेपे थे जिन्हें भी साका ने रिप्लेस कर दिया। तो जब आर्सेनल की फुल टीम आ गई थी तब तो भाई आर्सेनल की परफॉर्मेंस बिल्कुल एलिवेट हो गई थी, बिल्कुल शार्प लग रही थी आर्सेनल की टीम। गेब्रियल जेसूस वॉज मेकिंग थिंग्स हैपन। गेब्रियल जेसूस मिडफील्ड में ड्रॉप तो करते हैं बट वो उतनी ही तेजी से आगे फाइनल थर्ड में भी चले जाते हैं। इसी चीज की कमी हमें लैकाजेट के साथ लग रही थी। और साथ साथ गेब्रियल जेसूस एक तरीके से फिजिकलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से एंकेटिया साका इन सबको स्पेसेस मिलती है रन करने के लिए। साथ साथ जो लिंकअप था उनका एंकेटिया के साथ और ओडेगार्ड के साथ, वो तो बहुत बेहतरीन लग ही रहा था। ओडेगार्ड भी काफी अच्छा खेले। पार्टे के आने के बाद हमारी मिडफील्ड में कंट्रोल आ जाता है। जिस तरीके का कंट्रोल पार्टे लाके देते हैं, जिस क्वालिटी की उनकी पासिंग है, उससे हमारी टीम का लेवल इजीली अपलिफ्ट हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्टे का हमें डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटर चाहिए जो पार्टे जैसे लेवल पर तो शायद ही खेल पाए, बिकॉज दो आप पार्टे लेवल के प्लेयर आर्सेनल जैसी टीम में नहीं रख सकते, बट एटलीस्ट जो एटलीस्ट 75% पार्टे के लेवल पे खेल सके। एलनेनी अच्छे प्लेयर हैं बट वो पार्टे के लेवल पे नहीं आ पाते हैं बिल्कुल भी। उसके साथ साथ जाका वॉज डिसेंट, मेरे ख्याल से कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करी उन्होंने आज। साथ साथ साका ने एक असिस्ट दिया बढ़िया सा रीस नेल्सन को जब वो बाद में आए थे। जेसूस के साथ काफी फाउल्स हो रहे थे, जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ मैसेज में कि जेसूस पे सारे काफी फाउल हो रहे हैं, काफी सारे प्लेयर्स फाउल कर रहे हैं। देखना रहेगा क्या प्रीमियर लीग में भी सेम चीज कंटिन्यू होती है। उसके साथ साथ गेब्रियल मागालीज वॉज मैसिव, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल मतलब पाब्लो मारी पे जो हमें अपग्रेड दिखा था, ऐसा लग रहा था कुछ ज्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस लग रही थी रिलेटिव परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें गेब्रियल और पाब्लो मारी के बीच में। उसके साथ साथ सलीबा इज अ मैसिव साइनिंग, लाइक ए न्यू साइनिंग आए हैं सलीबा, 2 साल का लोन लेके, 3 साल ऑलमोस्ट हो गए वैसे तो। जिस तरीके के वो डिफेंडर हैं, जो फिजिकलिटी है उनकी, वो फिजिकली हारते नहीं है किसी भी स्ट्राइकर के साथ। उसके साथ साथ जितना वो इजीली खेलते हैं, लाइक ऐसे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालते। रॉल्स रॉयस डिफेंडर बोलते हैं ना जो, बिल्कुल वैसे डिफेंडर हैं। पासिंग उनकी अच्छी है, स्पीड उनकी अच्छी है, जिस तरीके से वो बैक ट्रैक करते हैं, तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और आर्सेनल के लिए एक लाइक 70-80 मिलियन के डिफेंडर जैसी साइनिंग है। बेन वाइट राइट बैक पे मेरे ख्याल से डिसेंट खेले, लाइक वो बहुत कम खेलते हैं राइट बैक पे, और हो सकता है आर्सेनल उन्हें राइट बैक पे तैयार कर रही हो, ऐसा प्लेयर हो जो राइट बैक और सेंटर बैक में खेल सके। बिकॉज अब सलीबा और गेब्रियल आ गए हैं और फिर बेन वाइट आ गए हैं, तो 3 अच्छे डिफेंडर हैं आपके पास। पर बेन वाइट काफी वर्सटाइल है, वो राइट बैक पे खेल सकते हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी बार ना टैकल्स में कमिट करने से पीछे हटते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों है। शायद हो सकता है अभी वो इंजरी से वापस आ रहे हैं इसीलिए शायद ऐसा हो, बट स्टिल मेरे ख्याल से डिसेंट रहे। अगर वो इन्वर्टेड राइट बैक की तरह आर्सेनल उन्हें खिलाना चाहती है तो उसमें तो अच्छा खेल सकते हैं, बिकॉज ओवरलैप्स वो शायद ना कर पाए उतने, बट वो एज अ इन्वर्टेड राइट बैक काफी अच्छा खेल सकते हैं। उनके पास टेक्निकलिटी है, पासिंग रेंज है उनके पास, स्पीड है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कंसिडरिंग कि टोमियासू कितना इंजर्ड होते हैं। ओवरऑल आर्सेनल की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। रीस नेल्सन ने एक गोल स्कोर किया,
बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि आर्सेनल उन्हें एक चांस देगी या नहीं देगी। मुझे भी अभी वो उस लेवल पे शायद नहीं लगते कि वो मार्टिनेली और स्मिथ रो को रिप्लेस कर पाएंगे लेफ्ट विंग से, तो मेरे ख्याल से उन्हें भी आर्सेनल मोस्ट प्रोबेबली मूव ऑन कर देगी। बट उनमें काफी इंप्रूवमेंट आई है उनके फ्योनार्ड वाले लोन के बाद। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही आर्सेनल की, 3-1 से जीत गई आर्सेनल। बट मेरे ख्याल से आर्सेनल को अभी भी कुछ साइनिंग्स की जरूरत है, बिकॉज आर्सेनल अभी भी वीक लगती है। जैसी उनका प्लेइंग 11 से या स्टार्टिंग 11 से कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर लाइक पार्टे अगर इंजर्ड हो गए या अगर आपके टोमियासु इंजर्ड हो गए, तो आर्सेनल काफी वीक हो जाती है। तो इन्हीं सारी पोजीशंस को आर्सेनल को अभी एड्रेस करने की जरूरत है। एक पोजीशन जो आर्सेनल ने एड्रेस कर दी है वो है लेफ्ट बैक की। तो जिनचेंको आ चुके हैं, अब उनकी आज फोटोज भी दिख गई ग्राउंड में, उन्होंने टीम के साथ ट्रैवल किया था, बट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो इसी वजह से उनको अभी एज अ आर्सेनल प्लेयर अनाउंस नहीं किया गया है। बट मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में मेरे ख्याल से उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और जो चेल्सी के अगेंस्ट हमारा मैच है संडे को और सैटरडे को, उसमें आर्सेनल उन्हें जरूर खिलाएगी, बिकॉज टियरनी अभी भी इंजर्ड है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी साइनिंग है वो, क्योंकि वो सेंटर मिड में भी खेल सकते हैं और लेफ्ट बैक पे तो कवर दे ही सकते हैं। चेल्सी के अगेंस्ट आर्सेनल का अगला मैच है, तो डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। मेरे ख्याल से दोनों टीम्स अपनी फुल स्ट्रेंथ की टीम खिलाएंगी। और चेल्सी आज अपना मैच हार भी गई है एक MLS साइड के अगेंस्ट, तो देखना रहेगा उस दिन चेल्सी कैसे उतरती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।